So friends, welcome again. In the last video, you just noticed about the formula for R. So I think by mistake I forgot to write E square. Huh? It was E square. I just recalled that I got it. E square A tau upon ml. That was 1 by R, and R was your ml upon n square A tau. तो ये हो गया. इसके आगे हम क्या बोले थे, इसमें से L और A इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो मेरा फॉर्मूला जो बन गया वो हो गया सम कांस्टेंट इनटू L अपॉन A. और ये जो कांस्टेंट है ये मेरा बन गया M अपॉन n स्क्वायर tau. So this constant is my M upon n स्क्वायर tau. इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. ये कभी कभी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो इस रेजिस्टिविटी को ही हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो फिर से एक बार देखो, L अपॉन ए तो बाजू हटा, M अपॉन एन स्क्वायर टाउ. ये M अपॉन एन स्क्वायर टाउ, इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी रो. इसको बोलते हैं रो. और उसको ही बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो दिस वन will be helpful for us. So अभी हम ठीक से लिख सकते हैं as R is equal to rho into L upon A. R will be equal to rho into L upon A. So now what will be the formula for rho then? The formula for rho will be very simple. I will just rearrange the equation so that I will give the value for rho. Just let me rearrange the equation. What is the rearrangement for the equation? Rho is equal to R into A upon L. अभी हम रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रख रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन दिस एंड दिस. तो अभी रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, R A upon L. This can be becoming the formula for रेजिस्टिविटी. लेकिन अगर हमने रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखा तो अपना फॉर्मूला क्या आता है, रो इंटू एल अपॉन ए. तो यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन बोथ. यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टिविटी, यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस. बट इफ यू आस्क मी, सर हु इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, then of course the resistance depends on this resistivity. मतलब material to material the value of rho changes. Value of rho changes from material to material. So for any given material, whatever is the value of rho are also depend on that. That's why I told na, resistance of the conductor depends on the length, area of cross section and material. तो ये मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये अगर मैंने मटेरियल चेंज किया तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा.
और अगर रेजिस्टिविटी चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अपना R चेंज हो जाएगा. सो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड? सो सी, नाउ वी विल सी रो. रो में क्या आता है, M L, are you getting my point? ML अपॉन N स्क्वायर A. ये नहीं आएगा रो में अपने, इधर आएगा टाउ आएगा. तो किसी भी कंडक्टर का अगर मास कांस्टेंट कर दे, इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट, तो कंडक्टर कैसे बन जाएगा? सो इफ आई हैव नॉट चेंज्ड द मास, ओके, एक्चुअली डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो बेटा अगर किसी भी चीज का मास कांस्टेंट किया तो उस मटेरियल का तो डेंसिटी तो वैसे तो सेम है ना, कांस्टेंट. तो ऑटोमेटिकली इसका अगर मास मैंने सेम रखा और उसको आइदर स्ट्रेच किया ऐसे और उसको श्रिंक किया, तो निकालते समय मैं कैसे निकाल रहा हूँ थोड़ा सा देखो. स्ट्रेच किया तो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डिड, I have increased its length, but I have decreased its area of cross section. Shrink किया तो क्या किया मैंने, I have decreased its length, but I have increased its area of cross section. ये दो चीजें देखने का बिल्कुल अपने को जरूरत है. वो कैसे आता है वो अभी देखते हैं. तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. तो अभी R में कैसा चेंज हो जाएगा वो देखते हैं. तो आपको many times they may ask you that a given conductor is stretched to double of its length, then what will be the impact on resistance and resistivity? तो resistivity का तो आंसर आपका फिक्स होगा. There will be no change in the resistivity. Why? Because resistivity is the constant property of the material. That will not change. Only the thing which will change is our resistance. So वो भी एक नोट डाउन करके लो आपके यहाँ. नंबर वन नोट, नोट क्या, resistivity is constant property of given material. That means what हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, it is, क्या हो जाएगा, it is constant for given material. ये भी मैंने पहले लिखा था. तो रेजिस्टिविटी कैसे है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, तो वो कांस्टेंट रहता है गिवन मटेरियल के लिए. may change कभी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. जो एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी है वही दूसरे मटेरियल का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन दिए हुए मटेरियल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कॉपर का कंडक्टर ले लो, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी ये कंडक्टर के लिए, दूसरे कॉपर के कंडक्टर के लिए, तीसरे के लिए, सबके लिए तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा. लेकिन आप कॉपर की जगह दूसरा कौन सा ले लो कंडक्टर, कौन सा एक कंडक्टर एल्यूमिनियम का ले लो, तो उसका रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगा. उसका जो एल्यूमिनियम मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है, मतलब m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, इसका जो वैल्यू बन जाएगा सब, वो उसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP. Resistivity is a constant property. Sometimes they may ask you MCQs. आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाने के लिए आपको दे सकते हैं. A resistance is stretched to double of its length. What will be the effect on the resistivity? तो कभी कभी घाई घाई में हम कर सकते हैं ना, जल्दबाजी में उसको लिखेंगे, हाँ ये हो सकता है, उतना कुछ नहीं होता. Resistivity is a constant property of the material. It remains constant for the given material. हाँ, अगर आप मटेरियल चेंज करते हो तो उसके लिए वो चेंज होता है. अभी दूसरी चीज हम लेते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन
resistance. Okay, so that we will go for study. ये नोट डाउन इसको करो. पहला केस लेते हैं हम, केस 1. सिंपल कर देते हैं. Length is increased. Length is increased. लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डायलेमा हो सकता है. इंक्रीज किया मतलब क्या किया? ऑफ कोर्स उसको स्ट्रेच किया, ना कि एक लिया है उसको दूसरा कनेक्ट किया और बोला अभी इन दोनों का मिला के क्या होगा. वो नहीं, वो अलग चीज है. वो तो डबल हो जाएगा डायरेक्टली. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उधर कांस्टेंट रहेगा. दैट केस आई एम नॉट डिस्कसिंग. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ इज इंक्रीज्ड मतलब कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड. इसको कोट कर देता हूं मैं. लेंथ इज इंक्रीज्ड इसका मतलब क्या? कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड. अगर मैं कंडक्टर को स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, ये कंडक्टर है अपना, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसका ये लेंथ है. तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कैसे बनेगा? वॉल्यूम विल बी A इंटू एल. और आपको मालूम है अभी इसको मैंने स्ट्रेच किया तो आपको दिख रहा है. अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा. क्यों? मेरा AL कांस्टेंट है. सो AL इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये आप नोट डाउन करके रखो, प्लीज नोट डाउन. तो अगर AL आपका कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. बन गया. तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ऑफ कोर्स लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. डिक्रीज का भी इसमें ही कर लेंगे लेकिन इसके बाद कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? A will increase if length is decrease. अगर लेंथ को डिक्रीज किया, कम किया, श्रिंक किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने वाला है क्योंकि उसका वॉल्यूम अपने को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि उसको हम कट नहीं कर रहे. ये भी प्रॉब्लम आते हैं आपको. अगर इसको कट किया तो क्या हो जाएगा? वो तो एकदम सिंपल है, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर इसको स्ट्रेच किया तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. तो इफ L इज डिक्रीज तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कब घटेगा? इफ L इज इंक्रीज्ड. लेंथ को इंक्रीज किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज. तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको ध्यान में रखने के लिए. सो किसी भी कंडक्टर को आपने अगर स्ट्रेच किया तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज एंड लेंथ विल इंक्रीज. लेकिन ये पूरा समझ के प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है ना. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट का जरूरत होता है. वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. मतलब क्या है दिखाता हूं. सपोज करो इफ लेंथ इज डबल्ड. लेंथ इज डबल्ड मतलब उसको इतना स्ट्रेच किया है. हाँ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का ध्यान में रखो. ऑफ कोर्स डबल करने के लिए स्ट्रेच ही करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट नहीं कर सकते. हाँ कट करते समय हो सकता है, उसको कट किया नहीं तो कॉम्प्रेस श्रिंक किया. तो लेंथ इज डबल मतलब उसको स्ट्रेच किया है. तो अभी देखो L2 ये फाइनल लेंथ बोलता हूं विल बी 2 ऑफ L1. ये हो जाएगा फाइनल लेंथ. इसको बोलता हूं मैं ओरिजिनल लेंथ, है ना. तो ये फाइनल लेंथ बन गया, ये बन गया ओरिजिनल लेंथ. तो अभी देखते हैं मेरे पास क्या है.
AL इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर AL कांस्टेंट है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं A1L1 इज इक्वल टू, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मालूम नहीं तो नोट डाउन करो, A1L1 विल बी इक्वल टू A2L2। तो अभी हम रेशो लेते हैं, A1/A2 विल बी इक्वल टू L2/L1, सिंपल प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। तो अभी R लिखते थे, सो R डैश R2 फाइनल, R1 को बोलते हैं इनिशियल, R2 को बोलते हैं फाइनल और R1 को बोलते हैं इनिशियल। देन व्हाट विल बिकम, देन R2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, रो तो कांस्टेंट रहेगा, L2 अपॉन A1 A2, R1 कितना बन जाएगा, रो L1 अपॉन A1। अगर इनका मैंने रेशियो लिया, कंबाइन करके इनका रेशियो लिया मैंने, अगर R2 अपॉन R1 विल बी, कैसे आएगा बेटा, रो L2 अपॉन A2 अपॉन रो L1 अपॉन A1, रो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू L2, ये A2 नीचे जाएगा, A1 ऊपर जाएगा, L2 A1 अपॉन L1 A2। ये कितना बन गया तो आपका, देयरफॉर R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू आपका L2 का वैल्यू, ओके, L2 का वैल्यू कितना है, 2L1, तो L2 अपॉन L1, यहाँ पे क्या है, L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 कितना बन जाएगा, 2/1, और A1/A2, A1/A2 वो भी कितना है, L2 अपॉन L1, वो भी बन जाएगा 2/1, समझ गए बेटा, वो बन जाएगा 4। तो मेरा क्या बन गया, R2 इज इक्वल टू 4R1। अभी देखो लेंथ क्या किया मैंने, डबल किया है। अगर मैंने लेंथ को डबल किया मतलब कितने फैक्टर से इंक्रीज किया, बाय फैक्टर 2। अगर फैक्टर 2 से उनको इंक्रीज किया, ये कितना आ रहा है, 4, 2 टू द 4, मतलब क्या लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू R1। तो ये अभी आपका जनरलाइजेशन हुआ, मतलब अभी लेंथ डबल किया तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ को मैंने ट्रिपल किया तो ऑफ कोर्स ये कितना बन जाएगा, 3/1 3/1 इट 9, 4 टाइम्स किया तो 16 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी कम टू नो very important thing which is there for your problem solving, that if the length of the conductor is increased n times keeping mass constant, then what will happen, the resistance will increase n square times. So वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो आपके यहाँ, VIMP नोट क्या बन गया आपका, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, मीन्स n इज नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये क्या हो जाएगा फाइनल, ये बन जाएगा ओरिजिनल, बन गया आपका। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करके, ओके। R डैश अपना आप नहीं लिखना हो तो ठीक है, R डैश ही लिखता हूँ, R डैश मतलब फाइनल, R मतलब ओरिजिनल, ठीक है। सो दिस वन वी कैन सॉल्व, MCQs many are there, okay, one by one whenever we will go ahead we will try to solve these MCQs, okay. I will take your different session also for the MCQs,
how to solve them or for the problem solving session. Okay, so I will list out the problems and we will solve the problems accordingly. So this is very important. In many problems, just by using this, your half work is done. तो सोचने का आपको चिंता नहीं करना पड़ता. Then you write down this. अभी इसमें से VIMP नोट 2 आता है आपका. परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज. तो मैंने आपको 11th में बताया था परसेंटेज का फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते थे? इंक्रीज मतलब ज्यादा होगा ना, इनिशियल से ज्यादा फाइनल होगा. तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, आपको ध्यान में रखना है. ये जो 11 की आपकी नोटबुक में उसमें होगा, जो कुछ नए बच्चे उनके लिए मैंने लिख के दिया है. आपके वो क्लास में भी ये हुआ होगा. थोड़ा सा आपको डेल्टा एक्स वगैरह की टर्म में विनोद सर ने दिया होगा. आई नो दैट यू आर इफ यू आर फ्रॉम A1 इन 11, सो विनोद सर ने आपको डेल्टा एक्स की टर्म में दिया होगा, मालूम है 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 100 समथिंग लाइक दैट. तो वही है. इसमें मैंने एक्स की टर्म में नहीं लिया, आपको डायरेक्टली बताया. ये आपका 6-7 का ये है. और परसेंटेज डिक्रीज कैसे करेंगे? परसेंटेज डिक्रीज आपका आ जाएगा. डिक्रीज में क्या, इनिशियल बड़ा रहेगा, फाइनल छोटा रहेगा. तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100%. So depending on this, they may ask you what is the percentage increase in the resistance. In that you have to find out. R dash will be n square r. R will be your r. So n square r minus r upon r. Reading my point. N square r minus r upon r. तो r को बाहर निकाल के आप कर सकते हो. What it will become, that you can calculate. So whenever you will get this type of problems, at that time I will explain you how to solve those problems. So that was all about r is equal to n square. इसमें कंडीशन कौन सा? मास, इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट, मीन्स उसको स्ट्रेच किया है. कभी कभी ये देते हैं मास, तो आपका मतलब मास कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट रखा है, ऐसा बोलते हैं. नहीं तो आपको ध्यान में रखना होगा. नहीं तो आप वॉल्यूम की टर्म में भी उसको पहचान सकते हो. वॉल्यूम अगर फिक्स दिया है तो कुछ प्रॉब्लम, वॉल्यूम अगर नहीं चेंज हो रही मतलब वो उसको स्ट्रेच कर रहे, नहीं तो श्रिंक कर रहे. श्रिंक में भी क्या होता है, लेंथ कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल इंक्रीज. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो नेक्स्ट we will go for the next relation. Just note down this. तो अभी हम देखते हैं दूसरा केस. अभी हमने बोला है अभी उसको लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे. मतलब हम लेंथ का नहीं दे रहे. दे आर नॉट गिविंग यू अबाउट लेंथ, बट दे आर गिविंग यू दो चीज. एक चीज आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेडियस. तो इफ मतलब केस 2 बोल सकते, इफ radius is increased. increase मतलब चेंज बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, n times. अभी ठीक से देखो, ये एरिया है. तो एरिया कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर. सो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके. तो अभी हम देखते हैं. अभी n टाइम इंक्रीज किया है मतलब क्या हो जाएगा, R2 विल बी n इंटू R1.
ये पहले का रेडियस है R1, इसको बढ़ा दिया, दूसरे को बोल दिया R2, ये R2 है, R1 के n टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाए देखो, if R2 is n times R1 then what will happen, see, then R2 by R1 will be n by 1. अब ये proportion क्या है, A is proportional to R square, so A1 by A2 will be R1 by R2. अगर R2 by R1 n by 1 है तो R1 by R2 कितना हो जाएगा, 1 by n. सो A1 by A2, हाँ, और इसका स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 by n ब्रैकेट्स, मतलब A1 by A2 कितना हो जाएगा आपका, 1 by n स्क्वायर बन जाएगा. ये एक नंबर हो गया आपका. बाद में आपको क्या मालूम है, AL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहले केस में हमने किया था, अभी AL को कॉन्स्टेंट पकड़ा है. अगर AL कॉन्स्टेंट आता है आपका तो A2 by A1 is equal to L1 by L2, or A1 by A2 will be L2 by L1. A1 by A2 will be L2 by L1. तो A1 by A2 कितना है आपका, 1 by n स्क्वायर. तो क्या मैं लिख सकता हूँ, L2 by L1 is equal to 1 by n स्क्वायर. हो गया, इसको दो बता, तो आपको A1 by A2 मिल गया और L1 by L2 भी मिल गया, है ना. A1 by A2 1 by n स्क्वायर, मतलब L2 by L1 आपको मिल गया 1 by n स्क्वायर. नाउ R2 by R1, फिर से रो तो कांस्टेंट है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली टू A, तो यहाँ पे आएगा L2 और इनवर्सली इधर इधर आएगा A1 अपॉन L1 A2. इसको स्प्लिट करो, L2 by L1 इंटू A1 by A2. आपको क्या मिल गया, देखो आपको क्या मिल गया, R2 by R1, L2 by L1 का वैल्यू कितना, 1 by n स्क्वायर, A1 by A2 का वैल्यू कितना, 1 by n स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1 by n रेज़ टू 4. तो क्या आप लिख सकते हो, R2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, ये R1 है ना नीचे, वो ऊपर जाएगा, R1 अपॉन n रेज़ टू 4. सो इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, इसको नोट डाउन करके लो, जस्ट नोट डाउन दिस. तो बेटा अगर रेडियस n टाइम्स आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग रेडियस n टाइम्स देन व्हाट विल हैपन, योर रेजिस्टेंस विल, इसको डिवाइड किया है मतलब इट विल बी गेट डिक्रीज्ड बाय n टू द पावर 4 टाइम्स. सो दिस इज वेरी, सो नोट टू इसको लिख देते हैं, नोट टू क्या बन जाएगा, ये इसको जस्ट पॉज करो वीडियो को, इसको नोट डाउन करके लो, नोटबुक में चाहिए, I'll ask for the same. Okay. तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, let's take the overview of what we learned. Okay, first we wrote r dash is equal to n square r for length increase. सेकंड अभी क्या पढ़ा हमने, r dash is equal to r by n raised to 4, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस इंक्रीज. Okay, so these are very important formulae, two formulae, VIMP, VIMP. आप अपने पास नोट डाउन करो, और इसको क्या इंपॉर्टेंट, इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट, अगर मास को कांस्टेंट रखें तो ये दो चीज आपको मिल जाएगा. ओके, so that was all for
today's lecture. For tomorrow, one more result is there that I will explain, and we will try to solve some problems on drift velocity, current density, as well as the resistivity of the conductor. So tomorrow's lecture will be for problem solving. Maybe one more, maybe means one more I will add, and we will again have a. So first lecture, what I will do? First lecture I will keep for overview of this order, whatever I taught today. Tomorrow again, first I will take the overview. I will teach you some more concepts about mobility, about conductivity, that I will teach you tomorrow, and we will go for problem solving. So for you also that will not be a burden. And after doing that, मैं क्या करूँगा, एक आपको MCQ का छोटा सा एक PDF दे दूंगा. वो PDF आप ट्राई करो लगाने के लिए. एक एक प्रॉब्लम लगाते जाओ, और उसमें कुछ डाउट आ रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, तो मुझे आप पूछ सकते हो ऑन WhatsApp. यू may ask me. I will solve for you. Some problems I will solve on the board. So I'll call it day for physics. Thanks a lot.